गुड इवनिंग एवरीवन। टारगेट मिशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता का दूसरा लेक्चर। आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सुमेर की सभ्यता। तो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए, प्राचीन निवासी जो हुआ करते थे सुमेर की सभ्यता। हेडिंग हमने डाल रखा है सुमेर की सभ्यता। प्राचीन निवासी के बारे में पढ़ेंगे कि सुमेर में प्राचीन निवासी किस प्रकार से रहा करते थे। सुमेर के रहने वाले को सुमेरी या सुमेरियाई कहा जाता था। यहाँ से एक मुख्य बिंदु आपको जान लेनी चाहिए कि सुमेर के निवासी को सुमेरी या सुमेराई कहा जाता था। सुमेरिया का शाब्दिक अर्थ है काले सर वाले लोग। सुमेरिया का शाब्दिक अर्थ है काले शब्द वाले लोग। सुमेरियों का सिर छोटा होता था, यानी कि सुमेर में जो लोग रहा करते थे उसे सुमेरियो या तो सुमेराई कहा जाता था और उनका मतलब होता था काले सर वाले लोग, और इनका सर जो होता था वो छोटा होता था, ठीक है ना। तथा आंखें झुकी होती थी। दजला फुरात की घाटियों में वे कहाँ से आए थे, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। यानी कि सुमेरियाई की बात करें, हम सुमेर में रहने वाले जो लोग की बात करें वो कहाँ से आए थे, दजला और फुरात की घाटियों में किस जगह से आए थे, अभी भी इतिहासकारों में एक क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना। लोग ऐसे ही मत रख दिए थे कि वे लोग कहाँ से आए थे। एक्चुअल बात ये थी कि इतिहासकारों को इसके बारे में एग्जैक्ट कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। भाषा और बोली में साम्य रहने के कारण इतिहासकारों के एक वर्ग का कहना है कि सुमेरी उसी समुदाय के थे जिसका निवास कसेस से फारस की खाड़ी तक था। यानी कि सुमेरी का जो सुमेरी थे वो कसेस और फारस के खाड़ी के बीच रहा करते थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना था। वे सुमेरी फारस होते हुए दजला फुरात की घाटी में आए और वहीं बस गए। पर इतिहासकारों के दूसरे वर्ग का मत है कि सुमेरी उत्तर की ओर से, यानी कि कैस्पियन सागर से पश्चिम या पूर्व मेसोपोटामिया में आए थे, ठीक है ना। उनकी भाषा तुर्की भाषा से मिलती जुलती थी। सुमेरियों के मूल निवास के संबंध में जो भी मत हो, पर इतना स्पष्ट है कि वे विदेशी थे और सुमेर नगर में आकर बस गए थे। यही उन्होंने एक उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण किया जो कि सुमेर की सभ्यता कहलाई। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ से हम लोगों को मुख्य बिंदु क्या जानने चाहिए कि सुमेर में बसने वाले जो लोग थे वो सुमेर के नहीं थे, एक्चुअल में वो कहीं और से आए थे, पहला बात। दूसरा बात, सुमेर या सुमेरी का अर्थ क्या होता है, काले सर वाले लोग। और उनका बॉडी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका सर छोटा होता था और आंखें क्या होती थी, धसी धसी होती थी। कुछ इस प्रकार से इतिहास में उसके शरीर का, यानी कि सुमेरियों के शरीर का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ दजला और फुरात में वे कहाँ से आए थे इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुमेरिया में निपुर, अक्कद, लगास, उर आदि प्रमुख नगर थे। यदि मैं बात करूं वहां के राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सुमेरिया में कौन कौन से शहर एग्जिस्ट किया करते थे, सुमेरिया में कौन कौन से शहर आते थे। तो सुमेरिया में निपुर, अक्कद, लगास, उर आदि प्रमुख नगर थे। ये सभी फुरात नदी के तट पर ही स्थित थे। सुमेरियों ने एक बड़े ही सुसंगठित राज्य की स्थापना किया था और यह राज्य अनेक नगर राज्यों में बटा हुआ था। प्रत्येक नगर राज्य एक राजा का होता था, उसे पुरोहित या पतेसी कहा जाता था। राजा ईश्वर द्वारा नियुक्त हुआ और माना जाता था। मंदिर का बड़ा पुरोहित राजा ही होता था।
आगे चलकर वहां साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। उर नगर राज्य का उत्कर्ष 3500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वहां का सम्राट उर इंगुर बड़ा ही साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था। उसने संपूर्ण पश्चिम एशिया पर अपना अधिकार कर लिया। 2500 ईस्वी पूर्व में लगभग अक्कद नगर का राजा सारगोनी प्रथम ने सुमेर और अक्कद दोनों ही राज्यों को आपस में मिलाकर एक राज्य बना डाला और अगादे को इस राज्य की राजधानी बनाया, पर 100 वर्षों बाद ही यह राज्य नष्ट हो गया। यानी कि कहने का मतलब जो सुमेर का राजनीतिक जीवन की बात है, तो सुमेर जो प्रदेश था उसमें निपुर, अक्कद और लगास जैसे शहर आते थे। निपुर, अक्कद और लगासउर जैसे शहर उसमें सम्मिलित थे। और सुमेरियों में क्या था कि उसने एक सुसंगठित राज्य का क्या किया था, स्थापना किया था उन्होंने। और उसी को जो राज्य बने हुए थे उसको छोटे छोटे मतलब अन्य राज्यों में भी तोड़ दिया गया था। इसलिए तोड़ा गया, छोटे छोटे शहरों में इसलिए तोड़ दिया गया था ताकि उसका शासन व्यवस्था को चलाना ज्यादा आसान हो जाए। और प्रत्येक जो नगरों में जब विभाजित किया गया तो उन नगर राज्यों का एक राजा हुआ करता था जिसे पुरोहित या पतेसी कहा जाता था। यानी कि जो सुमेर प्रदेश था, सुमेर प्रदेश को एक सुसंगठित राज्य के तौर पे तो बनाया गया, साथ ही साथ वहाँ के जो शहर थे, वहाँ के जो राज्य को चलाने के लिए उसको अलग अलग शहरों में बांट दिया गया। और अलग अलग शहरों और नगरों के जो राजा हुआ करते थे उन्हें पुरोहित या पतेसी कहा जाता था। ठीक है ना। और वहाँ जो है आगे चलकर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का क्या हुआ, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति कहने का मतलब है, साम्राज्यवाद मतलब कि अपने राज्य का विस्तार करना। साम्राज्यवाद का क्या अर्थ होता है, अपने राज्यों को, अपने राजनीतिक सीमा को बढ़ाना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य के उदय होने के दो परिणाम हुए। पहला, वहां सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ। सामंती व्यवस्था क्या होती है? सामंती व्यवस्था से तात्पर्य यह होता है कि सामंती यानी कि भूमि पर आधारित व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता है। और सामंती व्यवस्था में संपूर्ण भूमि का मालिक राजा होता है। ठीक है। सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ। राजा सरदारों के कर मुक्त भूमि देता था। इसके बदले सरदार आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों तथा युद्ध सामग्रियों से राजा की मदद करते थे। दूसरे, साम्राज्य विस्तार के साथ साथ राजा के पद का महत्व भी बढ़ने लगा और उसकी शक्ति में भी वृद्धि होने लगी। नगर की जनता ने उसे भेंट उपहार देकर खुश रखने लगी और राजा इन उपहारों को अपने उपयोग में लाता था। हर नगर राज्यों में अपने अपने कानून थे, पर अब साम्राज्य भर में एक ही प्रकार का कानून लागू करने का प्रयास किया जाने लगा। यानी कि कहने का मतलब, जब सुसंगठित राज्य सुमेर में बनाया गया, सुसंगठित राज्य सुमेर को जब बनाया गया, उसे अन्य छोटे छोटे शहरों में तोड़ा गया। तो तोड़ने के साथ साथ ही क्या हुआ कि वहाँ के जो राजनैतिक व्यवस्थाएं हैं वो भी धीरे धीरे बदली। और राजा क्या करता था, अपना जमीन को क्या करता, चूंकि वहां सामंती व्यवस्था का विकास हुआ, सामंती व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। राजा क्या करता था, मतलब बहुत सारे लोगों को जमीन देता था और उसके बदले उससे सहायता के तौर पे पैसा या कर, टैक्स वगैरह नहीं लेता था। बस समय पड़ने पर युद्ध वगैरह में हथियार की जरूरत हुई या तो सैनिक की जरूरत हुई तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वे लोग कबीले के तौर पर आया करते थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन। सुमेर का सामाजिक जीवन आखिर कैसा था? सुमेर का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। उच्च वर्ग, जिसमें राज परिवारों के सदस्य, पुजारी, भूमिपति तथा इनका जीवन बड़ा सुखी था। यानी कि कहने का मतलब, जो पहला तबका हुआ करता था सुमेर का, उसमें राजा होता था और उसके परिवारजन होते थे और पुरोहित हुआ करते थे। ठीक है ना। और उनका, वे लोग का जीवन जो था काफी ज्यादा सुखमय हुआ करता था। दूसरा है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में किसान, व्यापारी आते थे और इनका जीवन भी सुखमय ही था। निम्न वर्ग में गुलाम आते थे। गुलामों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे अधिकतर युद्ध बंदी हुआ करते थे, यानी कि युद्ध में जिनको पकड़कर लाकर बंद कर दिया जाता था उसको गुलाम कहा जाता था। उन्हीं के श्रम पर सुमेर के पुरोहित तथा अमीर चैन की बंसी बजाते थे। समाज के पितृसत्तात्मक था, यानी कि समाज जो था पितृसत्तात्मक, कहने का मतलब अधिक किसी बाप
किसी के पिता के पास ज्यादा संपत्ति है तो उस संपत्ति का हकदार उसका बेटा हुआ करता था, ठीक है ना। माता से अधिक पिता और पत्नी से अधिक पति का आदर होता था। यानी कि जैसा कि आज भी ऐसा ही समाज है, यानी कि माता से अधिक पिता का वैल्यू होता है, ठीक है ना। और माता से अधिक पिता का सम्मान आदर ज्यादा होता है, साथ ही साथ पत्नी से ज्यादा पति का आदर होता है कि नहीं। वैसा ही समाज कुछ उस प्रकार सुमेर में था। समाज में पुजारियों का अधिक प्रभाव था, सबको दफनाने की प्रथा का प्रचलन था। उस समय सबको जलाया नहीं जाता था, सबको दफनाया जाता था, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं दिखे तो एक बार क्या करना, बता देना, है ना। रोहित सुनो, अगर नहीं देखे तो एक बार बता देना, हम ऊपर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक जीवन, ठीक है। आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन की तो हमने बात कर ली। अब हम जानते हैं कि सुमेर का आर्थिक जीवन कैसा था। कृषि सुमेरिया की आर्थिक रीढ़ थी, यानी कि सुमेर में जो आर्थिक जीवन था वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किसी चीज पे था तो वो रीढ़ के तौर पर माना जाता था कृषि को, ठीक है ना। पर पशुपालन एवं व्यापार व्यवस्था जीविका के अन्य साधन थे। वहां की नदियों में बराबर बाढ़ आने के कारण वहां की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, वहां सिंचाई की भी व्यवस्था थी, इसीलिए वहां प्रचुर अन्न उपजता था। जौ गेहूं प्रमुख फसलें थी, यानी कि वहां की प्रमुख फसलों की यदि मैं बात करूं तो जौ गेहूं वहां की प्रमुख फसलें थी। खजूर प्रमुख फल था, यानी कि वहां का फल जो है प्रमुख फल क्या था, खजूर था। विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां भी पैदा की जाती थी। लोग भेड़ बैल गाय आदि जानवर भी पालते थे। सुमेर में बड़े पैमाने पर व्यापार भी होता था। भारत ईरान और आनातोलिया आदि देशों के साथ उसका व्यापारिक संबंध भी रहा, ठीक है ना। बाहर से आने वाली चीजों में जैसे तांबा टीन और सोना प्रमुख थे। बाहर भेजी जाने वाली चीजों में अन्न वस्त्र खजूर बर्तन तथा औजार प्रमुख स्थान रखते थे। वस्तु विनिमय की प्रथा थी तथा सूद पर लेन देन की क्रिया की जाती थी। कृषि एवं व्यापार के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के उद्योग धंधे भी थे। चौक पर बर्तन बनाए जाते थे, सोने चांदी आदि आभूषण भी बनते थे, साथ ही अनेक प्रकार के औजारों का भी निर्माण किया जाता था। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि वहां की जो यदि मैं आर्थिक जीवन की बात करूं, सुमेर का मैं आर्थिक जीवन की बात करूं तो सुमेर के जो लोग थे वो कृषि पर निर्भर करते थे। कृषि के साथ साथ वहां के लोग पशुपालन भी किया करते थे। और पशुपालन किन किन जीवों का किया करते थे तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, पशुपालन के तौर पे वे लोग भेड़ पाला करते थे, बकरी पाला करते थे, बैल पाला करते थे, गाय पाला करते थे। तो ये लोग इन पशुओं को पाला भी करते थे और साथ ही साथ उनका व्यापारिक और व्यवहार भी दूसरे देशों के साथ लेन देन का व्यवहार भी चला करता था। यानी कि वे दूसरे देशों से व्यापार करते थे, तांबा लोहा इत्यादि वे क्या करते थे, तांबा सोना इत्यादि भी मंगाया करते थे, ठीक है ना। तांबा हो गया, टीन हो गया, सोना हो गया, ये प्रमुख चीजें थी जिसे वे बाहर से मंगाया करते थे। और बाहर भेजने की बात करें तो अन्न था वस्त्र था इत्यादि चीजों को बाहर और औजार भी बाहर भेजा करते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उनका अगल बगल के देशों के साथ भी कुछ अच्छा ही व्यापार था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है सुमेर की सभ्यता के विभिन्न पहलू। सुमेर की सभ्यता के विभिन्न पहलू में हम जानेंगे राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। तो हमने 3 चीजों को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन और बौद्धिक जीवन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन क्या है, धार्मिक जीवन सुमेर में बहुत से देवी देवताओं की पूजा होती थी। हर नगर का अपना एक अलग देवता होता था। अनु एलिल तथा एन की प्रधान देवता थे। अनु आकाश का देवता था, एलिल वायु और पृथ्वी का एवं एन की समुद्र का देवता था। सूर्य देवता को लोग समस कहते थे और चंद्रमा को सीग और उर नगर राज्य के शासक सूर्य देवता समस की उपासना करते थे। निपुर का प्रधान देवता एनलिल था। कीस और लगास नगर देवी
निसर्ग की उपासना की जाती थी, जो सिंचाई की देवी समझी जाती थी। यानी कि कहने का मतलब वहाँ के धार्मिक जीवन की, सुमेर के धार्मिक जीवन की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ अलग-अलग देवताओं की पूजा की जाती थी, जिनमें कुछ देवताओं का नाम लिखा हुआ है। आप उसे क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और दूसरी बात, अलग-अलग नगरों के देवताओं भी अलग-अलग हुआ करते थे और सूर्य देवता का कुछ और नाम हुआ करता था उस समय, चंद्रदेव का कुछ और नाम हुआ करता था। जिसमें प्रमुख देवी देवताओं की मैं बात करूं तो प्रमुख देवी देवता अनु, एनलिल तथा इनकी प्रधान देवता थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देवताओं के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाए जाते थे। मंदिर ही सामाजिक और आर्थिक जीवन का केंद्र थे। उसी में विद्यालय भी रहता था, यानी कि पहले पढ़ाई लिखाई भी मंदिर में होता था, जिसमें पुरोहित अध्यापन का कार्य करते थे और पढ़ाने का काम कौन करते थे, पुरोहित किया करते थे। विशेष प्रकार के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी, जिसे प्रत्येक शहर में एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, जिसमें स्तंभ होते थे और ऊपर जाने की सीढ़ियां भी बनी होती थी। इसके शिखर पर जाकर ज्योतिषी ग्रहों का अध्ययन करते थे। यानी कि कहने का मतलब वहाँ के मंदिर का भी डिजाइन कुछ इस प्रकार से होता था ताकि ज्योतिष शास्त्री जो थे वो ग्रहों का स्थिति का अध्ययन उस पर चढ़कर किया करते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक जीवन की यदि मैं बात करूं, सुमेर के बौद्धिक जीवन की यदि मैं बात करूं तो सुमेर का बौद्धिक जीवन कैसा था। सुमेर के निवासियों की सबसे महत्वपूर्ण देन लेखन कला है। यहाँ एक व्यवस्थित लेखन विधि का विकास हुआ। इस पद्धति को किलाकार लिपि या क्यूलिफार्म लिपि कहते हैं। इस लिपि को हेनरी रिल्सन नामक एक अंग्रेज ने 12 वर्ष परिश्रम करने के बाद पढ़ा था। मिस्र के लोग पत्थरों के चट्टानों या पेपिरस कागज पर लिखते थे। जब मैंने बताया था कि मिस्र की सभ्यता, जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि मिस्र की सभ्यता में एक पेपिरस नामक एक क्या होता था, झाड़ टाइप का कुछ पौधा होता था और उसी से पेपर शब्द आया है। आधुनिक पेपर शब्द पेपिरस से ही आया है। ठीक है, पर सुमेर के लोग मिट्टी की पट्टियां पर लिखते थे। वे एक प्रकार की नुकीली कलम से मिट्टी की पट्टियों पर लिखावट खोद देते थे। इस कलम को अंग्रेजी में स्टाइल्स कहा जाता है। लिखना खत्म हो जाता था या पाटी भर जाती थी तो लोग उसे सख्त बनाने के लिए आग में पका देते थे। यानी कि पहले मिट्टी को क्या करते थे कि मिट्टी में पहले लिख देते थे, है ना, कच्चा मिट्टी पर लिख देते थे नुकीली कलम से, और बाद में उसको सख्त बनाने के लिए उसको क्या करते थे, आग में पका देते थे ताकि वो ज्यादा सख्त हो जाए और लंबे समय तक टिके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पाटी पुस्तक के एक पृष्ठ जैसे ही होती थी। पकी हुई मिट्टी की ये पाटियां आज भी हजारों की संख्या में उपलब्ध हैं। इनमें अधिकतर व्यापार संबंधित दस्तावेज हैं। अन्य प्रकार के दस्तावेजों में राज्य, देश, धार्मिक पुस्तकें हैं, पर इनकी संख्या कम है। तत्कालीन सुमेरियाई प्रलय कहानी विश्व में सबसे प्राचीन कहानी मानी जाती है। लेखन कला में जो व्यक्ति प्रवीण होते थे वे आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। इन्हें स्क्राइब कहा जाता था। यानी कि सुमेरियन सभ्यता के दौरान जो लोग लिखने पढ़ने के में ज्यादा माहिर होते थे उनको एक इज्जत भरी दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है ना, इन्हें स्क्राइब कहा जाता था। सुमेर में मिट्टी की एक पाटी पर यह लिखा हुआ मिला है कि जो लिखने की कला में पारंगत होंगे वे सूर्य की तरह चमकेंगे। इसी से पता चलता है कि उस समय लेखकों का कितना अधिक आदर होता था। ठीक है ना, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि लेखन कला में भी सुमेरियाई पीछे नहीं थे और जो लोग लेखन कला में आगे हुआ करते थे उनकी तुलना सूर्य की चमक से की जाती थी, ताकि समझ सकते हैं आप उनकी कितना आदर होता होगा उन अपने समाज में जो लोग लिखा करते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, उनका वहाँ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा था वो भी जान लेते हैं। सुमेर के निवासियों ने विज्ञान के क्षेत्र में भी आशातीत उन्नति की थी। वे लोग हर जगह में से 60 का समावेश करते थे। यानी कि वे लोग हर जगह 60 का समावेश करते थे। उन्होंने ही समय मापने के लिए 60 अंक की कल्पना। पहले समय का विभाजन वर्ष, महीना तथा दिन में होता था, किंतु घंटे को विभाजित
करने की कोई प्रणाली निकाली नहीं जा सकती थी। सुमेर के लोगों ने ही घंटे का 60 मिनट तथा मिनट को 60 सेकंड जैसी इकाइयों में बांटने का प्रणाली निकाली थी। स्थान नापने के लिए सुमेर निवासियों ने 60 की इकाई बनाई। वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण बनता है। इस माप की कल्पना भी सर्वप्रथम सुमेर के लोगों ने ही की थी। उसके पंचांग के आधार पर ही मुसलमानों ने एवं यहूदियों ने भी अपने अपने पंचांग बनाए थे। यानी कि सुमेर के लोगों को खगोल विद्या का भी ज़्यादा क्या खगोल विज्ञान का भी बहुत ज्ञान था। जिन समय सेकेंड की कल्पना नहीं की जा सकती थी, मिनट की कल्पना नहीं की जा सकती थी, उस समय सुमेरियों ने क्या किया था, समय को क्या किया था, बांटने का प्रयास किया था और बांटा था। यानी कि घंटा को 60 मिनट में तथा मिनट को 60 सेकंड में क्या किया था, विभाजन करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो सुमेरियों को जाता है। और वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, वो भी किसे जाता है, सुमेरियों को जाता है। अब हम जानेंगे कला। प्राचीन सुमेरिया में वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। जिगुरत उनकी वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। जिगुरत, अभी मैंने पीछे बताया कि जिगुरत क्या होता था, एक प्रकार का मंदिर होता था, ठीक है ना, जो कि ऊपर पहाड़ी जैसा संरचना के ऊपर बनाया जाता था। कहा जाता है कि नगरों एवं भवनों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एवं कलात्मक ढंग से किया जाता था। दीवारों पर सुंदर चित्र भी बनाए जाते थे, जिस प्रकार से मिस्र की सभ्यता में बनाई जाती थी, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा जो है सुमेर की सभ्यता जो है समाप्त होता है। सुमेर की सभ्यता में हमने पढ़ा कि सुमेर का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुमेरियाई कहाँ से आए थे, इनका क्या उद्देश्य था, वे क्या करते थे, उनकी कला कैसी थी, उनका विज्ञान कैसा था, उनकी आर्थिक स्थिति किस चीज पर निर्भर थी। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे बेबीलोन की सभ्यता या बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।